नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 विषय हिंदी, पाठ 12 रानी, जिनके लेखक आमतौर पर कवि है महादेवी वर्मा जी। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर रानी नामक एक घोड़ी उनके दो साथी निक्की और रोजी के साथ आई है। सम्मिलित है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्र अंकित किया है। ऐसा लगता है यह नेवला, यह कुत्ती और यह घोड़ी हमारे सामने ही है। पशु पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आता है। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर यह एक प्राणी कथा है। तो महादेवी वर्मा ने हमें हमारे आसपास के जो पालतू प्राणी हैं और उनके प्रति जो हमारे में स्नेह और प्रेम छलकता है वह बताया है। अब देखिए कि रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेज़ों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गधों, जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धक किया था, पर घूमते देखते थे। पहले के ज़माने की बात है, जब अंग्रेज थे तब जो छोटे छोटे टट्टुओं पर नहीं गधा और नहीं घोड़ा, इसके बीच का जो प्राणी होता है वह टट्टू होता है। तो पहले के ज़माने में ऐसे टट्टुओं पर जो अंग्रेज के अधिकारी थे वह फिरा करते थे, क्योंकि इतने व्यवहारादिक जो साधन थे वह उपलब्ध नहीं थे। तो रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है। देखिए विद्यार्थी मित्रों कि हम कहानी में कई बार सुनते रहते हैं कि प्राणी कथाओं में गधा की कोई सजा हो जाए तो उसे गधे पर बैठाकर दंड दिया जाता था, नगर पर घुमाया जाता था और उसे इस दंड पर भुगतना पड़ता था। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र यानी कि मेमोरेंडम दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? तुम कहो के साथ ठेलाम ठेल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठाकर सजा दी जाती है। देखिए, यानी कि जब बाबूजी ने कहा कि कौन गधे पर सफ़ेद टट्टू पर बैठेगा, तो अंदर
बच्चे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं, तुम नहीं, मैं। इस तरह से बात चली और आखिरकार महादेवी वर्मा जी कहती है कि मैंने अगुआ, यानी कि मैंने आगे बढ़कर कहा कि सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है और उस गधे पर बैठाना यानी कि सजा दी जाती है, सजा देनी। पता नहीं हमारे ज्ञान के वजस्त्र स्त्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने, घूमने आदि की उसकी देखरेख के लिए छुट्टन नाम का साइज रखा गया। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए, आकर्षित हो गए। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के लिए अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित न हो सकी, जिससे हम रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सके। बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे, परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त ही कर ली। रामा से उनका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। यानी देखिए, जो चॉकलेटी रंग का टट्टू बाबूजी लाए थे, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था ताज रानी। तो ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की कभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सदस्य हो गए थे। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई है। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा से पिघल गया और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। यानी कि जो ताज रानी थी, उनके प्रति इतना रोष था, वो रोष पिघलकर करुणा में बदल गया और उनके साथ लगाव हो गया। वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आंखों में वसी जैसी है, यानी कि हमारी आंखों से बिल्कुल अलग होती ही नहीं है। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी। देखिए, यहाँ पर जो ताज रानी है उनका वर्णन किया गया है। खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झुलता अयाल का गुच्छ, यानी कि बालों का गुच्छ, बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आंखें, लाल नथुने यानी कि नाक, जिन्हें फुला फुलाकर चारों ओर की गंध लेती रहती है, उजले दांत और लाल जीभ की झलक देखते हुए गुलाबी ओठों वाला लंबा मुंह, जो लोहा चबाते रहने पर भी क्षत विक्षत नहीं होता था। यानी कि जो लगाम होती है वो ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है, सुडौल यानी कि मजबूत और पैर सघन, पूंछ जो मक्खियां उड़ाने के क्रम में मूर्छल के समान उठती गिरती रहती थी, यानी कि उनकी पूंछ हिडाल उड़ा रही थी। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल के उपरांत भी स्मृति पट पर वे रेखाएं
ऐसी उभर आती है जैसे कि अदृश्य स्याही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। देखिए विद्यार्थी मित्रों,